वेलकम एवरीवन। तो सभी का स्वागत है। पिछली बार जैसे हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए थे, तो बाकी के एग्ज़ाम्स में कैसे हम लोग आप लोगों का साथ छोड़ सकते हैं, तो आज हम हाजिर हैं आपके साथ क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल्स के जो कुछ एमसीक्यूज़ है चुनिंदा उनको लेके। तो पार्ट 1 में हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ है जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। A child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, पिछली बार हम लोगों को से जल्दबाजी में थोड़ा हिंदी के बच्चे और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से छूट गए थे, तो इस बार हमने पूरी कोशिश करी है कि हिंदी के बच्चों को साथ लेके चलने की। तो यहाँ आपको ये पूछा गया है कि पढ़ने और समझने में, भाषा को पढ़ने और समझने में अगर कोई बच्चा कठिनाई दिखाता है तो ये किस बीमारी का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? क्या डिस्ग्राफिया है? नहीं। क्या डिस्कैलकुलिया है? नहीं। क्या डिस्पेरेक्सिया है? बिल्कुल नहीं। क्या डिसलेक्सिया है? बिल्कुल सही जवाब यही है इसका। डिसलेक्सिया इज़ द राइट आंसर। अगर तारे ज़मीं पे मूवी आप लोगों को याद होगी तो वही वाला केस यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है और वही इसका आंसर है। बाकी की जो तीनों बीमारियां हैं, अगर डिस्ग्राफिया की मैं बात करूँ तो ये लिखने में कठिनाई से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया की अगर बात करी जाए तो ये मैथमेटिकल जिन लोगों को इश्यूज़ होते हैं उनसे कंसीडर्ड है, उन तक कन्फाइंड है। डिस्प्रेक्सिया की अगर हम बात करें तो इन बच्चों को थोड़ा सा ये डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और इनका लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पे इनकी दिख जाती है, किसी भी चीज़ को ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज़ एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, जिन क्वेश्चंस में हमको हिंदी की ज़रूरत इतनी नहीं है, हम ओरली भी इनको कर सकते हैं, वहाँ हमने स्लाइड में हिंदी नहीं डाली है, किंतु इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लक्षण है जो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शाता है। एब्यूसिव बिहेवियर है? नहीं। एब्यूसिव बिहेवियर तो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गई। देखिए, बिहेवियरल प्रॉब्लम और लर्निंग डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है। तो यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है तो एब्यूसिव बिहेवियर आंसर नहीं आएगा। राइटिंग बी एस डी, वॉज एज सॉ, 12 एस 21, ये मेरे को डिसलेक्सिया का जो है नज़र आ रहा है, और डिसलेक्सिया क्या है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो यानी बी जो है इसका वो सही आंसर हो गया। बाकी के 2 ऑप्शंस पे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद। यानी अक्षरों को याद करने में जो कठिनाई है और दृश्य को लेकर के किसी चीज़ को ध्यान में रखना, इनकी जो लक्षण होते हैं ये किस बीमारी के लक्षण है? तो बिल्कुल डिसलेक्सिया के ही लक्षण है, वही बीमारी आपको दोबारा से पूछी गई है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है? ऑटिज़म? नहीं। ऑटिज़म एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम को हमने जैसा कि अभी कहा कि लर्निंग डिसेबिलिटी में बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, तो ऑटिज़म आंसर नहीं है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया ही एक आंसर है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो आपकी होती है मेनली 4 तरीके की होती है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिसग्राफिया, ये चारों ही आते हैं। इनके अलावा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, वो बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली, वो बच्चा जो केवल आंशिक रूप से देख सकता है। फिर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि ही शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन, क्या उसको एजुकेशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। अगला ऑप्शन आपको ये पूछा हुआ है कि ही नीड्स टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, क्या उसको अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए? ये तो बहुत पहले चलता था, स्पेशल एजुकेशन वाला सीन, कि अलग रखा जाता था जो इम्पेयरमेंट वाले बच्चे थे या डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे थे। आजकल क्या चलता है? हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन चलता है, यानी सबको एक साथ रख के मेन स्ट्रीम स्कूल में हम लोगों को, यानी सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें भी पढ़ाना पड़ता है। तो सही आंसर आपका है सी, शुड बी पुट इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल
वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस, उनके लिए मेन स्ट्रीम स्कूल में ही अलग से प्रोविजंस होने चाहिए। डी ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स, इट इम्प्लाइज वॉट। तो जैसा कि अभी हमने पूछा किसकी ये परिभाषा है, अभी हमने डिस्कस करा कि इंक्लूसिव एजुकेशन चलती है आजकल, तो सही उत्तर है इसका इंक्लूसिव एजुकेशन। कि यानी जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, डिसएडवांटेज जो ग्रुप के बच्चे हैं, उनको नॉर्मल या मेन स्ट्रीम जो बच्चे जिनको हम कहते हैं उनके साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये किसकी परिभाषा है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की ये परिभाषा है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अ इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी शिक्षा यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपको पूछा है कि सही है? इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटीज़। उनकी जो बच्चे जिन डिसएडवांटेज्ड है, उन वो कोई काम करने में अगर वो असक्षम है तो क्या उनके बावजूद उनको सुधार में कार्य करने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स। ये पहला पढ़कर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रेजेंट डे में, आज की डेट में, हमें किसी भी बच्चे के बीच में भेदभाव करने को या डिफ्रेंशिएट करने को नहीं कहती। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन आपके पास है कमिटेड पर्टिकुलरली टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्पेशली एबल स्टूडेंट, कि खाली उन बच्चों पे ही ध्यान दें स्कूल में जो थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, या जो लर्निंग डिसेबिलिटी से या किसी हैंडीकैप से, इम्पेयरमेंट से जो ग्रसित है, खाली उन पे ध्यान दें। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन आपके पास है डी डिसाइड्स लर्निंग नीड्स। अगला ऑप्शन है ये आपके पास डिसाइड्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। तो तीनों ही बाकी के ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत नज़र आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरीली फोकस ऑन, कि जो समावेश है मुख्य रूप से किन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करता है? क्या इट इज़ मेकिंग सटल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए कुछ प्रावधान करना, क्या ये इसका सही उत्तर है? या फुलफिलिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, खाली डिसेबिलिटी वाले बच्चों पे ध्यान देना हमारा काम है? मीटिंग द नीड ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एट एक्सपेंस ऑफ एंटायर क्लास, क्या ये हमारा कार्य है? या फिर इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स इन द स्कूल्स। तो आंसर बहुत ही क्लियर है, मेकिंग सटल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन जो है वो हमारा सही उत्तर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी भाषा को समझने से रिलेटेड जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, एफेजिया जो होता है। एफेजिया नाम आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इनके लिए अलग से हिंदी के टर्म्स जो है वो मेरे नॉलेज में तो नहीं होते हैं। तो एफेजिया एक वो कंडीशन होती है जहाँ बच्चा लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, भाषा को नहीं समझ पाता। तो एफेजिया इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, यानी संवहनी कौशल, या हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों का जो कौशल है, अगर उसमें किसी बच्चे को विकलांगता है या कोई प्रॉब्लम है तो वो कौन सी बीमारी के अंदर आएगा? तो ये आपका आएगा डिस्प्रेक्सिया। पहला वाला आंसर आपका जो है वो सही है। ये बच्चे जैसे चलते चलते कभी गिर जाते हैं या अपना सामान हमेशा बिखेर के रखते हैं, चीज़ों को एकत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि इनके मांसपेशियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो डिस्प्रेक्सिया इसका जो है वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, के यानी सिवाय निम्नलिखित सभी कारण के, यानी कोई एक कारण ऐसा है जो गलत है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, और 3 उत्तर जो है वो सही है। तो जो गलत वाला है कारण वो आपका जो है वो आंसर इसमें आपको बताना है। क्या सेरिब्रल डिसफंक्शन की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है। क्या इमोशनल डिस्टर्बेंस हमारा जो है लर्निंग में डिफ़िकल्टी पैदा करता है? बिल्कुल करता है। अगर इमोशंस हमारे सही नहीं होंगे, हम स्ट्रेस में होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो हम पढ़ने में भी मन नहीं लगा पाएंगे। और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल बिहेवियरल डिस्टर्बेंस भी हमारी लर्निंग को हिंडर करता है। लेकिन क्या कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यही आपका सही उत्तर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कल्चरल फैक्टर्स।
अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लर्निंग डिसेबिलिटी इज ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ब्लैंक में सही चीज़ भरनी है। तो क्या ये एक स्टेबल कंडीशन है? नहीं। क्या ये एक वेरिएबल स्टेट है, यानी बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। तो बी आपका सही उत्तर है। सी और डी ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज सिम्टम ऑफ, कि अगर कोई बच्चा जो है उसको लिखने में डिफ़िकल्टी हो रही है और इसके साथ साथ वो हैंड राइटिंग जो है उसकी वो भी हद से ज़्यादा गंदी है, तो कौन सी उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो इसका सही उत्तर है डिसग्राफिया। ग्राफ से आप लगा सकते हो, ग्राफ करना किसी चीज़ को, यानी कि बनाना, लिखना, पेपर पे उतारना, उसी को हम ग्राफ करना कहते हैं। तो पेपर पे कोई भी चीज़ उतारने पे इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। स्पेशल नीड के बारे में कुछ आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, सही आपको जो है इसमें से चुननी है। तो दे शुड बी प्रोवाइडेड बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स। नहीं, ये तो सेग्रीगेशन वाला सीन हो गया कि यानी हम उनको अलग से पढ़ा रहे हैं, अलग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको हम अलग कर रहे हैं, इंक्लूड तो कर ही नहीं रहे। तो ये सही उत्तर नहीं है। इन स्पेशल स्कूल्स, ये भी सही उत्तर नहीं है। बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल, तीनों का ही एक जैसा मतलब है, तो तीनों में से कोई भी सही उत्तर नहीं है। डी ऑप्शन आपका है अलॉन्ग विद मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन, यही आपका सही आंसर है कि जो दूसरे अन्य बच्चे हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित नहीं है, या आम बोलचाल की भाषा में हम जिन्हें नॉर्मल बोल देते हैं, हालांकि ये वर्ड थोड़ा सा गलत है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपका है वो बिल्कुल सही है कि अलॉन्ग विद मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन। नॉर्मल बच्चों की जगह हम मेन स्ट्रीम वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज डैश। तो आगे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में फिर से पूछा गया है, समावेशी शिक्षा क्या है? तो इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप। नहीं, ये आंसर नहीं है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सिस्टम हमारे पास है वो हम जो विविधता हम लोगों में मौजूद है, हर तरीके के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोगों के अंदर है, एक दूसरे में है, उनको सेलिब्रेट करता है, यानी उनको जगह देता है। बाकी के 2 ऑप्शंस भी इसमें करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर, की निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ग के बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं? क्या सोशल डेप्राइव्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेडिकल वाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आईक्यू के हिसाब से हम किसी के बता सकते हैं कि वो रिटार्डेड है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी और उपरोक्त सभी आपका आंसर जो है वो हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच आर्टिकल ऑफ यूएन कन्वेंशन स्टेट्स राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ जीवन के पर्याप्त मानक बताए हैं, यानी कुछ ऐसी बेसिक नीड्स बताई है जो हर इंसान के पास होनी चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके साथ साथ हेल्थ केयर की अगर बीमार हो गए तो इलाज कराने के लिए भी उनके पास पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये उनके कौन से आर्टिकल में जो है ये चीज़ें मेंशन्ड है? तो इसका सही उत्तर है बी, आर्टिकल 28। आर्टिकल नंबर 28 में ये चीज़ें जो है वो मेंशन करी गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम हैज साइंड MOU, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 8 गवर्नमेंट फॉर एड्स। अच्छा, प्रथम देखो, प्रथम क्या है? प्रथम एक बहुत बड़ा NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा इसको माना जाता है और 8 राज्यों में जो है ये कार्यरत है। 8 राज्यों की सरकारों के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, यानी हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट किया हुआ है कि उनके बिहाफ पे ये लोग काम करेंगे शिक्षा को उठाने के लिए। तो किन 2 चीज़ें इनकी कौन सी इम्पॉर्टेंट है, इनके MOU में क्या मेंशन्ड है? पहला तो जो इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम है इनके, जैसे बच्चों को पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना, उनमें न्यूमरेसी, लिटरेसी डेवलप करना, वो इनका कार्य है, वो ये 8 राज्यों में करेंगे सरकार के देख रेख में, उनके साथ एग्रीमेंट के साथ। और दूसरा ये रीड इंडिया प्रोग्राम एक हम लोगों का है, हमारी सरकार ने लॉन्च किया है, तो रीड इंडिया प्रोग्राम में भी ये लोग अपना योगदान देंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ई है, ओनली A एंड B, ये दोनों इनके लक्ष्य हैं।
अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, देखिए कि कितने राज्यों के साथ एमओयू प्रथम ने साइन किया है। तो प्रथम ने 8 राज्यों के साथ साइन किया है, अभी अभी हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपको फिर यही पूछा गया है, डैश इज द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्थान कौन सी है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो बी इसका उत्तर है, बी प्रथम जो है वो सबसे बड़ी हम कह सकते हैं गैर सरकारी संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है। तो आगे चलते हैं, आगे फिर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संगठन के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार जो है वो हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो सकता है, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी एक ही बात हो गई, ये भी हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ये भी हो सकता है। तो ऊपर के सभी यानी कि डी हमारा सही आंसर है। ऑल ऑफ द अबव हम लोगों का आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो निकल के आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन विच मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के कौन से मॉडल में टू टीचिंग पोलैरिटीज आर जॉइन टुगेदर, कि दो अलग अलग शिक्षण ध्रुवीयता को ज्वाइन किया जाता है या साथ में शामिल किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो टीम टीचिंग मॉडल है। ऑफ कोर्स आप टीमिंग कर रहे हो, दो अलग अलग लोगों को मिला रहे हो, तो टीम टीचिंग आपका सही उत्तर इसका जो है वो निकल के आता है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व्स द मस्क्यूलर और स्केलेटल सिस्टम एंड समटाइम्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इम्पेयरमेंट इज कॉल्ड, कि यानी मांसपेशियों या हमारी हड्डियों या कंकाल प्रणाली से रिलेटेड या तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड हमारा जो हम कह सकते हैं इम्पेयरमेंट होता है या डिसेबिलिटी होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑर्थोपीडिक इम्पेयरमेंट एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी डी इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों, ऑर्थोपीडिक जो है वो आपका हड्डियों से रिलेटेड होता है, लोकोमोटर आप लोगों का जो हम कह सकते हैं गति के कारण, शायद इसी की वजह से जैसे जो बच्चे डिस्प्रेक्सिया हम लोगों ने पढ़ा कि कभी भी जैसे चलते चलते गिर जाते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते, राइट, गति से रिलेटेड हम लोगों की जो इम्पेयरमेंट हो गई वो भी इसमें शामिल होती है। तो सही उत्तर है डी, ओनली ए एंड बी। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विच मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज कॉल्ड पुश इन मॉडल। अब यहाँ पे हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुश इन मॉडल को हिंदी में भी पुश इन मॉडल ही आप नाम रखोगे, याद रखोगे। तो इनमें से कौन सा जो है मॉडल वो इंक्लूसिव एजुकेशन का जिसको पुश इन मॉडल कहते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल को कहते हैं, या फिर रिसोर्स मॉडल को कहा जाता है, सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल को कहा जाता है, या फुल इंक्लूजन मॉडल को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल। ये आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल को ही पुश इन मॉडल जो है वो कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आपको पूछा गया है, डैश इज अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड दैट द पेशेंट इज इनकैपेबल ऑफ लर्निंग ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, कि ऐसी कौन सी निम्नलिखित में से स्थिति है जहाँ इंसान के दिमाग का या उसके हृदय का अपूर्ण विकास होता है और वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ एक रोगी जो है वो नहीं जी पाता। तो इसका सही उत्तर जो है वो मेंटल रिटार्डेशन है, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति में ऐसा ज़रूर होता है। तो सी आप लोगों का सही आंसर है। आगे आपको पूछा गया है, व्हाट इज आईक्यू स्कोर ऑफ बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ डलर्स, कि डलर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आईक्यू का जो बॉर्डर लाइन है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताया मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक का आईक्यू कौन सा है। तो सही उत्तर है इसका 70 से लेके 90 तक, यानी मिनिमम स्कोर आईक्यू का डलर के अकॉर्डिंग 70 होता है और मैक्सिमम जो है वो 90 होता है। इसी में वो एवरेज से लेकर के सुपीरियर तक बच्चों को जो है उन्होंने क्लासीफाई करने की एक पूरी प्रणाली हम कह सकते हैं दी है।
इसके बारे में आप नेट पे और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, डलर्स मॉडल ऑफ आईक्यू स्कोर्स के बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपको पूछा गया है, व्हेन अ पर्सन हैज़ लिमिटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स देन द डिसेबिलिटी इज़, कि अगर किसी के जो शारीरिक हम कह सकते हैं कि मूवमेंट है, उसके जो अंगों की गति है वो काफ़ी सीमित है, तो ये कौन सी प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो गति से रिलेटेड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि लोकोमोटर कहा जाता है, तो डी लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एनी डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड कोई भी आपका डिसऑर्डर है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डैश इज़ ड्यू टू द प्रॉब्लम इन एजुकेशनल कंडीशंस और एनी प्रॉब्लम इन फंक्शन ऑफ द चाइल्ड, कि शैक्षिक स्थिति में समस्या या बच्चे के कार्य में कोई समस्या के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। क्या डिसेबिलिटी है? डिसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। शारीरिक रूप से अगर कोई बच्चा अपंग भी है तो भी उसका दिमाग तो पूर्ण रूप से काम कर रहा है ना, भले ही उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन असक्षम वो बच्चा जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाता। लेकिन अगर लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को है, सीखने में किसी प्रकार की उसको विकलांगता है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्प्रेक्सिया है या डिसग्राफिया है, तो वहाँ बच्चे की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। तो बी जो है वो इसका सही आंसर है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ड्यू टू द प्रॉब्लम इन एजुकेशनल कंडीशन और एनी प्रॉब्लम इन फंक्शन ऑफ द चाइल्ड। बी इज़ द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपको पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म ऐसी है जो लर्निंग डिसेबिलिटी से, सीखने की विकलांगता से संबंधित है। क्या इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ राइटिंग है? बिल्कुल है। डिसग्राफिया होता है ये तो। अगला मैथमेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, बिल्कुल डिसकैल्कुलिया कहते हैं इसको। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ रीडिंग, इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, डैश मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 डिसेबिलिटीज़ इन अ चाइल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लक्षण है जो ये आपको बताता है कि एक बच्चे के अंदर 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ जो है वो मौजूद है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है वो इसका सही आंसर है। हिंदी में ये ट्रांसलेट होके कई विकलांग आया हुआ है, किंतु इसको हिंदी में बहुविकलांगता जो है वो कहा जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडिया की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आइडिया क्या है? आइडिया की जो फुल फॉर्म है वो है बी, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम ये इम्प्रेशन इसका आ जाना चाहिए। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में आइडिया कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फुल फॉर्म ऑफ एनडीसीसीडी। एनडीसीसीडी की क्या फुल फॉर्म है? एनडीसीसीडी की फुल फॉर्म भी बी आपके पास है, नेशनल डिसएमिनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। नेशनल डिसएमिनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, डैश मीन्स फुल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन with diverse abilities in all aspects of schooling that other children are able to access, कि आपसे पूछा गया है कि स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं में विविध क्षमताओं के साथ बच्चों को शामिल करने का क्या अर्थ है। तो बहुत आसान है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु स्ट्रेस्ड ऑन कॉमन स्कूल सिस्टम ओपन टू ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस एट्सेट्रा, कि निम्नलिखित में से ऐसा क्या था या कौन थे जिन्होंने जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति को एक तरफ रखते हुए सभी बच्चों के लिए एक ही स्कूल, आम स्कूल प्रणाली पे जो था वो जोर दिया था। तो बिना सोचे समझे कोठारी कमीशन आपको लगा के आना है। कोठारी कमीशन हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन
एजुकेशन कमीशन थी, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद आई थी, स्वतंत्रता के बाद हमारे पास जो थी वो आई थी। और जितने भी आज तक हमारी एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है वो मैक्सिमम इसी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे चल रहा है। इनके बाद भी कई कमीशंस आई, जैसे एक राधा कृष्णन कमेटी भी आई थी, किंतु बाकियों के जो सुझाव थे वो आज भी इतने ज़्यादा नहीं माने जाते जितने कोठारी कमीशन के माने जाते। तो सही उत्तर है सी, कोठारी कमीशन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन विच ईयर रामामूर्ति कमेटी सेटअप वॉज सेटअप, कि रामामूर्ति कमेटी जो थी वो कौन से ईयर में सेटअप की गई थी। तो 1991 में रामामूर्ति कमीशन जो थी वो आई थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, डैश मीन्स स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शन विच मीट्स द स्पेशल एजुकेशनल एंड रिलेटेड नीड्स ऑफ एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, कि विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए निर्देश का क्या मतलब है। वो निर्देश जो एक असाधारण बच्चे या हम कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे की विशेष शैक्षिक और संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए और बी दोनों, सेग्रीगेट एजुकेशन भी इसमें आ जाएगा और स्पेशल एजुकेशन भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में तो सारे बच्चों को हम साथ में रख के मेन स्ट्रीम एजुकेशन देते हैं, लेकिन जो अलग से बच्चों को, विशिष्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो सेग्रीगेट एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के अंदर आ जाती है। तो आपका डी जो है, ओनली ए एंड बी आपका सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में रिक्वायर रीडिंग मटेरियल्स इन, कि जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट है यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको पठन सामग्री के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सबको पता है भाई, बी ब्रेल लैंग्वेज की उनको जो है, ब्रेल लिपि की उनको आवश्यकता होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे आप देखो, ए आपको लार्ज प्रिंट भी दिया हुआ है, कि यानी क्या उन्हें बड़े बड़े प्रिंट की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो बच्चे खाली पार्शली इम्पेयर्ड हैं उनको तो लार्ज प्रिंट की ज़रूरत है, वो ब्रेल का क्या करेंगे। ब्रेल तो उनके लिए है जो पूरी तरीके से जो नहीं देख सकते। तो यानी इसका जो सही उत्तर है वो बोथ ए एंड बी, सी वाला है। इन चीज़ों का भी आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जोश में होश बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेग्रीगेटेड एजुकेशन, आपको सेग्रीगेटेड एजुकेशन के जो है प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं। सेग्रीगेटेड एजुकेशन का मतलब होता है जिन बच्चों की जो डिसेबिलिटी है वो बहुत सीवियर है या जिनको बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ाने की ज़रूरत है, सेग्रीगेट करके अलग करके पढ़ाने की ज़रूरत है, उस शिक्षा को क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत उस शिक्षा के हम मान सकते हैं। क्या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बिल्कुल है। प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो रिजेक्शन है, कि बिल्कुल भी उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है, कि उन्हें हमें कम से कम रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट देना है, खुला एनवायरनमेंट ज़्यादा देना है। तो सारे ही हैं, यानी डी आपका सही उत्तर है, ऑल ऑफ दी अबव। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल है। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज़, बिल्कुल है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, ये भी बिल्कुल आंसर है। तो डी ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, डैश मॉडल ऑफ इंक्लूजन इज ऑल्सो नोन एज पुश इन मॉडल। तो अभी करा था हमने थोड़ी देर पहले कि सोशल मेन स्ट्रीमिंग, बाकी इसके अलावा इसके कुछ और नाम यहाँ आपको दे रखे हैं, जैसे फुल इंक्लूजन मॉडल। तो ये भी आप लोगों का सही आंसर है। एक नाम और आपको याद हो गया, फुल इंक्लूजन मॉडल और सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल को पुश इन मॉडल जो है वो कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। What are the symptoms of neurological disorders, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है। क्या पार्शियल पैरालिसिस है, बिल्कुल है। मसल वीकनेस है, बिल्कुल है। पुअर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, यानी संज्ञानात्मक क्षमता में कमी है, बिल्कुल है। तो सही आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए आगे चलते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला पूछा गया है आपको। तो आरक्यू, जो आईक्यू होता है उसका सही फॉर्मूला होता है मेंटल एज, MA डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज
मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। मेंटल एज आपकी अलग होती है, जो आईक्यू से अगर आप अपनी क्रोनोलॉजिकल एज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाती है। तो क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है? क्रोनोलॉजिकल आपकी जो साल दर साल आपकी एज बढ़ती है, हर साल 1 साल आप जो बड़े हो जाते हो, नॉर्मल जो एज आपकी होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है, राइट। तो ये आपका बी जो है वो सही उत्तर है, MA/CA/100, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो बहुत आसान उत्तर है इसका, पेडागोजी इसका सही उत्तर है कि पेडागोजी को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। डैश इन्वॉल्व अ पीयर इन ओल्डर स्टूडेंट और एन एक्सपर्ट टीचर इन ट्यूटरिंग रोल, कि किसकी परिभाषा है ये आपको पूछी गई है। तो पीयर की जहाँ बात आ गई तो बी पीयर ट्यूटरिंग जो है, हिंदी में भी आपको ये ऐसे ही याद रखना है, या मित्र शिक्षा शायद इसको कहा जाता है। तो ये जो शिक्षा का टाइप होता है, शिक्षित करने का टाइप होता है, इसमें पीयर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। डैश इज प्रोसीजर यूज्ड बाय अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप टू टीच एंड अचीव अ कॉमन गोल विद म्यूचुअल कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट, यानी आपसी सहयोग और समर्थन के साथ एक सामान्य लक्ष्य को पढ़ाने और प्राप्त करने के लिए उपयोग करे जाने वाली प्रक्रिया का आप लोगों को नाम बताना है। तो बहुत सरल उत्तर है इसका, जहां आपसी सहयोग समर्थन की बात हो गई, उसका सीधा सीधा उत्तर कॉपरेशन निकल के आता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो आपका सही उत्तर है। तो आगे चलते हैं। डैश लर्निंग वॉज फॉर्मुलेटेड बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने इनमें से कौन सी लर्निंग जो थी उसकी बात करी थी? तो सोशल लर्निंग की उन्होंने बात करी थी। पढ़ा होगा आप सभी ने, ध्यान भी होगा आप सभी को। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा की लर्निंग को सोशल लर्निंग जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग इंक्लूड्स। मॉडलिंग का जो प्रोसेस होता है, निम्नलिखित में से क्या क्या उसके भाग होते हैं? अटेंशन होता है, बिल्कुल होता है। कोई मॉडल अगर आपको दिखाया जा रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ देखना हमारा काम है। रिटेंशन, उसको याद रखना भी हमारा काम है। रिप्रोड्यूस, उसको देख के दोबारा कुछ उसी के जैसा बनाना या उससे इंस्पायर होकर उससे अच्छा बनाना, ये भी उसका हिस्सा होता है। और मोटिवेशन, तो ये काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में हिंदी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन सा है। तो चलिए आगे चलते हैं। 49th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। डैश इज अ प्रोसीजर इन विच टू पीपल ऑपरेट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट सो दैट दे आर एबल टू मॉनिटर एंड हेल्प ईच अदर, की एक ऐसी प्रक्रिया कौन सी है जिसमें दो लोग एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं ताकि वो एक दूसरे को देख भी सके, उनको जज कर सके और साथ के साथ उनको मदद भी कर सके। ऑफ कोर्स टीचिंग का पेपर है, तो विद स्पेशल रेफरेंस टू टीचिंग लर्निंग ही बात हो रही है। तो इसको कहा जाता है बडी सिस्टम। ये बडी सिस्टम की परिभाषा आपको दी गई है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बडी सिस्टम फॉर चिल्ड्रन। बडी सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होते हैं? पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिवेलप रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी का जो सेंस है वो डिवेलप हो जाता है। और बच्चों की जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो कम हो जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। डैश इज अ प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिस एनालाइजिंग हाउ समथिंग वॉज टॉट, की एक ऐसी प्रक्रिया को आपका नाम बताना है जिसमें शिक्षण अभ्यास के बारे में सोचते हैं और कैसे आगे उनको पढ़ाया जाता है, अपनी टीचिंग के बारे में वो आगे सोचते हैं। तो किसी चीज़ पे सोचने को जो वर्ड होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है, या हिंदी में जिसको चिंतन करना कहते हैं। तो बी रिफ्लेक्टिंग टीचिंग जो है वो आप लोगों का सही उत्तर है, या चिंतनशील शिक्षण आपका सही उत्तर इसका बन जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। व्हाट आर दी अप्रोचेज ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की कौन कौन सी निम्नलिखित में से अप्रोच है या दृष्टिकोण क्या क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑल ऑफ दी अबव है, उपरोक्त सभी है। पीयर ऑब्जर्वेशन में भी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स डायरी में जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ भी हमें सोचने की, क्रिटिकली एक चिंतन करने की हमको आवश्यकता होती है। अपने लेसन्स को रिकॉर्ड करके उनको देखना, उनको सुनना, वहाँ से भी हम लोग खुद को क्रिटिकली जज कर सकते हैं। और बच्चे जब हमें फीडबैक देते हैं तो वो भी हम लोगों के लिए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो है वो हो जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है।
तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इंक्लूड्स इन द प्रोसीजर ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के प्रोसीजर में निम्नलिखित में क्या क्या शामिल है। तो ये थिंक करना, बात करना, डिस्कस करना, रीड करना, पूछना, ये सभी इसके हिस्से होते हैं। तो एफ ऑल ऑफ द अबव आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नार्क की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है, NARC की आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी गई है। तो नार्क की या NARC की सही जो फुल फॉर्म है वो A है, नेशनल एकेडमी फॉर रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि नार्क को इस्टेब्लिश कब किया गया था, यानी कौन से ईयर में ये आया था। तो इसका सही उत्तर है सन 1950 में रिहेबिलिटेशन सेंटर जो था, नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पूछा गया है व्हाट आर दी एक्सोजिनस कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी मेंटल रिटार्डेशन के बाहरी कारण जो है वो क्या है। कुछ कारण इंटरनल होते हैं कि अगर जब एक मदर ने एक बेबी को कंसीव किया है, अगर वो सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है या उस टाइम पे उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से गर्भ में बच्चे के मानसिक जो स्थिति है या उसका जो दिमाग है या विकास है उसको क्षति पहुंच जाती है, तो वो इंटरनल कॉजेज़ में आ जाता है। एक्सटर्नल कॉजेज़ में वो चीज़ें आ जाती है जैसे बाहर से चोट लग जाना, बच्चा पैदा होने के बाद उसके सर पे चोट लग जाना, या कोई और स्थिति ऐसी कि कोई उसको स्ट्रेस ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो रिटार्ड कर गया है, तो उनको बाह्य कारण कहते हैं। तो क्या न्यूट्रिशन है? और न्यूट्रिशन बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा क्या फिज़िकल ट्रॉमा है? बिल्कुल हो सकती है। कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल्स है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ न्यूट्रिशन को अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप ये दे सकते हैं कि पैदा होने के बाद भी अगर बच्चे को सही न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, अगर बच्चे को एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही, तो उसका जो दिमाग का विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए न्यूट्रिशन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो डी ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसके सारे कारण हो गए। इसका सही उत्तर हो गया डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे आपको पूछा गया है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की, यानी मेंटल रिटार्डेशन के निम्नलिखित में से कौन कौन से कॉजेज आपके हैं। क्या वो इंडोजिनस हो सकते हैं, आंतरिक या अंतर्जात हो सकते हैं, एक्सोजिनस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पोस्टनेटल यानी प्रसव के बाद यानी आपके जन्म लेने के बाद के जो कारण है वो हो सकते हैं, बिल्कुल सारे ही उत्तर सही हैं। तो डी ऑल ऑफ द अबव आप लोगों का सही उत्तर है। तो ये तो था हमारे पास पार्ट 1 जिसमें हम लोग आपके लिए कुछ MCQs जो थे वो लेकर के आए थे। अब पार्ट 2 में भी हम आपको इंक्लूसिव के कुछ और MCQs जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करिए। होपफुली आप सारे ही क्वेश्चंस अपने पेपर में जो है वो अच्छे से अच्छे करके आएंगे। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।